Starting from the previous class, that is the factors affecting the live weight growth. तो इसमें हम लोगों ने yesterday क्लास में न्यूट्रिशन और सेक्स के बारे में बात किया था. This time we will discuss something on the hormones, because these hormones, they are having a very effective role, or you can say these hormones, they are the very effective factor which have a significant role in the growth, regarding this live weight growth. So जैसे कह सकते हो एस्ट्रोजन जो है, these hormone have a inhibitory effect on the growth of long bones. ठीक है, इसलिए जनरली देखते हो कि जो सेक्स वाइज हम लोग जो कहते हैं मेल और फीमेल, इसमें एग्जैक्टली होती क्या है कि जो फीमेल्स की ग्रोथ होती है इन कंपैरिजन टू मेल, वो कुछ कम होती है. ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू द एस्ट्रोजन हार्मोन. एक चीज और भी है, जैसे ये एस्ट्रोजन जो है, दिस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द सॉफ्टनेस ऑफ द स्किन. देख सकते हो जैसे कि मेल के कंडीशन में जो स्किन होती है वो थोड़ी रफ होती है, लेकिन फीमेल में ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है. दैट इज द इफेक्ट आल्सो बीइंग कैरिड आउट थ्रू द एस्ट्रोजन हार्मोन. Some hormones are also there that are responsible regarding the regulation of metabolic rate. You can say the basal metabolic rate. इसमें क्या है कि जो एग्जैक्टली है दैट इज द हाइपोथायरॉयडिज्म. मतलब थायराइड ग्लैंड जो है that are basically associated with the glucogenesis or glycogenolysis, you can say. To say regarding the glucose. So this also helps in the regulation of metabolic rate, reduced fat intake, low blood sugar, and liver glycogen if the animal are having hypothyroidism. इसके अलावा भी जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी देख सकते हो आप, तो एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है रिगार्डिंग द गेनिंग ऑफ हाइट. ठीक है, दैट इज डॉर्फिज्म और कह सकते हो जिजांटिज्म. दिस इज आल्सो कैरिड आउट थ्रू द एक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी. तो इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल. नन ऑफ द लिस्ट कह सकते हो, कुछ का डायरेक्ट इफेक्ट है, कुछ का इनडायरेक्ट इफेक्ट है, बिकॉज दीज हार्मोन्स जनरली दे प्ले अ रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब एक सिम्बायोसिस के थ्रू भी काम करती है. खुद अगर इनका लेवल अपग्रेड है तो दूसरे हार्मोन्स को भी थोड़ा बढ़ाते हैं या कम करते हैं. ठीक है, तो एक ये भी चीज है. नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज विटामिन्स. बिल्कुल जो विटामिन्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी लो वॉल्यूम, कह सकते हो, है, वेरी लेस वॉल्यूम. लेकिन जो विटामिन्स हैं दे आर कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स. सो बिकॉज अपनी जो बॉडी बनी हुई है दैट आर बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो उनको मेंटेन रखना सो दैट द फंक्शन ऑफ द different organs of an animal may be regulated, or you can say that may be function it as per their requirement. तो चूंकि बहुत सारे इसमें एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं, तो उनका प्रॉपर होना भी बहुत जरूरी है. इसलिए विटामिन्स की रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेंटेन द एंजाइम सिस्टम. Likewise, antibiotics. So this will also helps in increasing the animal live weight growth rate. ठीक है, अब जैसे एंटीबायोटिक्स तो बहुत सारी चीजों में यूज होती है, लेकिन बेसिकली इसमें जो हमने डिस्कस किया है रिगार्डिंग द जीआई ट्रैक्ट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को बढ़ाना या कम करना, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट. तो
अब अगर इसकी रिक्वायरमेंट जो जीआई ट्रैक्ट है, अगर इसमें जो माइक्रोफ्लोरा है अगर वो सही से काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एनिमल का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथली। तो उस समय क्या होता है, जो भी फीड इनटेक हो रहा है तो उसका जो एनर्जी एफिशिएंसी है या फिर जो कन्वर्सन रेट रेशियो है दैट विल बी एट पार। ठीक है, तो जितना इनकमिंग हो रही है ऑलमोस्ट फिर उतनी आउट गोइंग होगी, देन इट विल बी वेरी यूजफुल। मतलब क्योंकि कोई भी एनिमल को अगर हम रेयर कर रहे हैं तो टू गेट सम प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट, तो अगर 10 रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वहां से 12 रुपए ले। ठीक है, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए भी ये दिस थिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो अगर कहीं किसी तरह की अनकंडीशनल सिचुएशन है, एंटीबायोटिक्स कैन आल्सो लाइकवाइज कह सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या है कि कुछ एनिमल्स होते हैं दैट आर हैविंग हाई जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे किसी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, अगर कोई एनिमल मान लो हम मीट पर्पस ले लेते हैं और अगर जेनेटिकली वो प्रूवन है कि दिस स्पेसिफिक स्पीसीज और ब्रीड आर हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ मीट, तो अगर उसको हम रियर करें तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो इस कारण से जो जेनेटिक एस्पेक्ट होता है इसको भी बढ़िया से समझने का और उसके हिसाब से उस एनिमल को एक्वायर करना भी जरूरी है। ठीक है, तो मैंने अलग अलग ट्रेड के हिसाब से देख सकते हैं, मीट के हिसाब से, मिल्क के हिसाब से, अगर कोई डुअल पर्पस वाली एनिमल चाहिए उसको देख सकते हैं। जैसे अब एक शॉर्ट फॉर एग्जांपल उल की बात करें तो उल में भी बहुत सारे, जनरली उल वी कैन हैव फ्रॉम शिप और फ्रॉम सम याक और लाइक दिस माउंटेनियर एनिमल्स। तो उसमें भी कि किस क्वालिटी की उल किस एनिमल से मिले, हाँ, तो उसको अगर हम रियर करें तो वी कैन हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ उल। तो इन सारी चीजों को अगर नजर में रखें और उसके जेनेटिक एस्पेक्ट को देखें तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द upliftment of the livestock sector as well as a livestock farmer. Next thing is the immunological factor because ये immunology जो है मतलब immune system that is also much required for the normal maintenance and the normal growth of an animal. तो अगर जिस एनिमल की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें डिजीज या इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम होंगे। तो अगर ये सब सही होंगे तो एनिमल का जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है, वो हम काफी अच्छे से ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ये हमें कोशिश करनी है कि जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स है, मतलब इम्यूनिटी स्टेटस जो है एनिमल की, उसे अच्छे से क्लैरिफाई कर ले और उस स्पेसिफिक एनिमल को ही हम चूज करें फॉर द फर्दर बेनिफिट ऑफ द फार्मर। सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट द ग्रोथ फैक्टर। अब चूंकि ग्रोथ के साथ क्लाइमेट का भी इफेक्ट होती है, इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो ये ग्रोथ का अभी तक स्पेसिफिक एक पार्ट था। नाउ दिस इज द पार्ट व्हिच इज रिगार्डिंग और इन रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि कोई भी एनिमल जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसमें उसके सराउंडिंग्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कह सकते हो उसको फिजिकल रिएक्शंस टू एनवायरमेंटल चेंजेस। मतलब कोई भी फिजिकल चेंजेस जो सराउंडिंग्स के कारण किसी एक एनिमल पे आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो इफेक्ट होती है वो डायरेक्ट उसके सर्वाइबिलिटी पर, मेंटेनेंस पे, प्रोडक्शन पे, रिप्रोडक्शन पे और दूसरी सारे ट्रेड्स पे होती है। तो इस चीज को भी ध्यान देना काफी जरूरी है। तो बेसिकली इसमें देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है दैट आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। ठीक है, और समवॉट कह सकते हो कि ठीक है वो रेन वेन भी उसी में आ जाएगी। बेसिकली तुम्हें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है और
विंड वेलोसिटी है। ये तीन चीजें जो है बिल्कुल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एनिमल के क्वालिटी और क्वांटिटी रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन ये मायने रखते हैं। तो इस चीज पे हमें खास ध्यान देनी होगी, इसकी एक खास इंपॉर्टेंस है। Because the heat content of an animal is determined by the heat produced during metabolism and the thermal flux between the animal and their surroundings. मतलब किस तरह का फीड कोई एनिमल ले रहा है, तो उसके जो सराउंडिंग है, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वी विल ट्राई फॉर और वी विल गो फॉर मोर एनर्जी कंटेंट डाइट। ठीक है, तो इस चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दूसरी है कि जो एनिमल जितनी मेटाबॉलिक एनर्जी गेन कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके साथ साथ वो मेटाबॉलिक हीट भी जनरेट कर रहा है। तो अपने आप को टू मेंटेन द होम्योथर्म इट इज वेरी नेसेसरी टू आउटफ्लो दैट स्पेसिफिक मेटाबॉलिक हीट टू द सराउंडिंग्स। अब ऐसा नहीं कि सराउंडिंग्स में ऑलरेडी ज्यादा हीट हो, तो क्योंकि हीट का क्या है, हीट का रूल जो है वो लोअर टू हायर तरफ जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि एनिमल का मेटाबॉलिक हीट जो है, जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है इन रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग्स, तो वो दे नहीं पाएगा, उल्टा और ले लेगा। ठीक है, तो उसमें उसकी होम्योथर्म मेंटेन करने की कैपेसिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी कहीं। तो जो इंटरप्शन होगी, उस इंटरप्शन को रोकने के लिए ये जरूरी है कि उसमें फेडिंग का या फिर कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट या कुछ शेडिंग का कुछ चेंज किया जाए। तो इस चीज को भी ध्यान में देना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई दिस टर्म हैज बीन नोटेड दैट द एनिमल लूजेस हीट फ्रॉम द बॉडी हैज अ negative value, whereas the animal conserve heat or radiation from the surrounding as a positive value. ठीक है, अब बेसिकली जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं दैट आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स: conduction, convection, radiation and evaporation. Basically these 4 are the different physical reactions which are involving to maintain the sustainability of an animal in a specific environment or climatic condition. So जो conduction होती है, that is the heat transfer between an object and a substance. ठीक है, मतलब कोई भी मान लो कि अगर एनिमल, ठीक है, एक अपने कंडीशन में रह रही है, किसी एक स्पेसिफिक सराउंडिंग में रह रहा है, अब वहां अगर हीट बहुत ज्यादा है, मान लो सनलाइट आ रही है, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया। तो कुछ हीट जो होगी वो डायरेक्ट एनिमल पर आएगी, तो वो एनिमल जो है उस हीट को भी गेन करेगा। मान लो अगर हीट बहुत ज्यादा है और अगर उसके आसपास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे कि हीट आकर रिफ्लेक्ट कर रही है टुवर्ड्स द एनिमल, तो अगेन ही इज गेटिंग मोर हीट। तो उस कंडीशन में क्या है, एनिमल विल गेट सम डिस्टर्बेंस रिगार्डिंग देयर टू मेंटेन द नॉर्मल होम्योथर्म और मेटाबॉलिक रेट। तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो बिल्कुल अगर हम कंडक्शन की बात करें, एग्जैक्ट कंडक्शन, तो ये क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर। So basically it results from the direct transfer of kinetic energy of the motion from molecule to molecule with the net flow of energy. ठीक है, और जैसा बताया वो वार्मर टू कूलर, मतलब जो लेस एफिशिएंट है उससे ज्यादा एफिशिएंट की तरफ जाएगा। दूसरी कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन मतलब कि कोई भी जो हीट है दैट शुड बी ट्रांसफर ड्यू टू मास मूवमेंट ऑफ अ गैस और लिक्विड। ठीक है, मतलब कोई पानी में अगर हीट आ रही है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके, मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी हीट की, दैट विल चेंज और it will make some turnover, like it bends on the water and it will reflect towards the animal's body.
तो वहां भी एक तरह से वो हीट जो है गेन कर रहा है दैट एनिमल फ्रॉम सम सोर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, वाटर के थ्रू आ रही है या फिर गैस के थ्रू आ रही है। एक ये चीज हो गई। थर्ड है दैट इज द रेडिएशन। इसमें क्या होती है, जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेज यू कैन से विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जैसे सन रे टू ब्लैक ग्लास पे अगर सन रेज जाती है तो क्या होता है, दैट ब्लैक ग्लास इज कैपेबल टू absorb the radiation or you can say the heat, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो होती है, मतलब किसी चीज के डायरेक्ट कंसर्न में नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है ब्लैक ग्लास की उसके कारण वो एब्जॉर्ब कर लेते। तो दीज आर द रेडिएशंस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक होती है दैट इज जो एनिमल प्रोटोटाइप, उसको अपने आप को बैलेंस करना। तो इस कंडीशन में देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर बाय व्हिच द एनिमल्स कैन मेंटेन देयर होम्योथर्म और दे कैन रिएक्ट टू द फिजिकल रिएक्शंस, ठीक। बेसिकली जैसे सुने होगी भैंस जो है ना, बफलोस, दे आर यूजिंग रूमिंग टू मड वाटर ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर कह सकते हो, ठीक है, एक्सट्रीम समर। अब देखो यहाँ पर क्या है, हीट का मतलब जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी, ये दोनों का प्रोपोर्शन जो होता है दैट इज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब कह सकते हो अगर गर्मी बढ़ रही है तो ऑलमोस्ट ह्यूमिडिटी भी होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो स्पेसिफिक क्लाइमेट में या फिर जोन में, एरिया में वाटर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हीट बहुत ज्यादा है और उसके साथ ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है तो दैट विल मेक द एनिमल इन वेरी स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है। अगर हीट ज्यादा है लेकिन ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है तो दैट एनिमल कैन सर्वाइव। तो इस तरह से इसका जो रेशियो है दे हैव टू मेंटेन इट। तो जो एग्जांपल जो दिया गया है पिक्चर, इसमें आप उससे समझ सकते हो कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो कहते हैं दैट इज ड्यू टू द नॉट ओनली ड्यू टू द सनलाइट और जो हीट, इसके लिए बहुत सारी चीज रिस्पॉन्सिबल है दैट आर द स्मोक्स, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन क्लोराइड हो गई, फ्लोराइड हो गई। तो ये बहुत सारी चीजें जो वेस्ट मटेरियल, जो पॉल्यूशन आ रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, जो हीट है इसके जो इसका जो टेम्परामेंट है उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, इसके प्रोपोर्शन को, इसके रेशियो को और भी ज्यादा प्लस कर रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी वेस्ट डिस्पोजल है दे आर सीकिंग द मोर हीट टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसको सेव करने के लिए, इसको थोड़ा सा सेफर साइड में रखने के लिए वी नीड मोर प्लांट्स, ठीक है, जो कि इसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करता है, इसकी जो गर्मी है, इसके जो डिलीटरियस इफेक्ट है उसको ये मिनिमाइज करता है। तो अब ठीक है, एग्जांपल में देख सकते हो जैसे कि प्रेसिपिटेशन हो रही है, ठीक है, और उसके बाद ये इवापोरेशन हो रही है, तो वेपर के फॉर्म में ये कहीं ना कहीं से हीट जो है ट्रैप कर रहा है या फिर हीट डोमिनेट कर रहा है सराउंडिंग्स को। यही वेपर जो है फिर हीट ट्रैप करके अगेन प्रेसिपिटेशन कराती है ना। सन जो है अगर डायरेक्ट गिर रही है लैंड मार्क्स पे या फिर वाटर लेवल पे, सरफेस पे, देन इट विल गिव वेरियस कह सकते हो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच में जैसे क्लाउड है और ये क्लाउड जो है अगर इट इज वेरी मच पोल्यूटेंट, देन so many deleterious effects will be seen like this UV rays, infrared light, है ना। ओजोन को भी अपनी पता है, ओजोन की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो ऑलमोस्ट ये सारा मिलकर जो है मतलब कंडीशन को जो है वो काफी खराब किया हुआ है। नॉट ओनली द एयर पोल्यूशन बट ऑल्सो रिगार्डिंग टू द ग्राउंड वाटर लेवल,
यू कैन से मतलब जो लैंड का जो सरफेस जो है उसको भी कहीं ना कहीं से एक तरह से हास्ट कर रही है, बिकॉज बहुत सारे मिनरल्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक कह सकते हो प्रॉपर और न्यूट्रिशियस जो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, वो उसको कहीं ना कहीं से खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो सो मेनी थिंग्स आर देयर विच हैव टू बी रिक्वायर्ड इन अ सैचुरेटेड मोमेंट। ठीक है, लेकिन वो जो है सैचुरेशन वो नहीं, जो सैचुरेशन हो पा रही है वो थोड़े से गलत फॉर्म में आ रही है, गलत सेंस में आ रही है, एंड दैट इज लीडिंग द व्हाट आई से ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इस चीज को कंट्रोल करना जरूरी है। अब एक और छोटी सी पिक्चर देख सकते हो, जैसे इसमें एक एनिमल बना हुआ है, तो ही इज गेटिंग द हीट डायरेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, और यू कैन से सन, एंड it is having the effect of radiation. Again, he is evaporating some heat towards the surroundings. He is also getting some heat from the landmark or through gas or liquid things. So that is the example for convection, conduction, radiation or the evaporation, you can say. So इस चीज को अगर नॉर्मल कंडीशन में बचाना है तो कह सकते हैं कि एनिमल को अगर हम शेड दें, आइदर वो नेचुरल शेड ले या फिर मैनमेड हो। ठीक है, तो उससे क्या है, ये जो फिजिकल रिएक्शंस होते हैं इससे दे कैन मेक इट कन्वीनियंट सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एस्पेक्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन ट्रेट्स। सो नेक्स्ट इज जो इवेपोरेशन, दैट इज टू चेंज द लिक्विड स्टेट इनटू गैस ऑफ द सेम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एनर्जी फ्लूइड होता है दैट हैज इट्स ऑन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आने के बाद जो कोई लिक्विड जो है दैट विल ट्रांसफॉर्म्स इनटू गैसेस स्टेट। टेम्परेचर दोनों की सेम होगी, लेकिन दैट विल कन्वर्ट इट इनटू अदर फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली जो हीट जो गेन करता है एनिमल, दे try to dissipate it through body surfaces by evaporation। ठीक है, मतलब स्वेटिंग हो या पैंटिंग हो। ठीक है, वो जो बफलोस जो रहते हैं मड वाटर में, दैट कंडीशन इज नोन एज वैलोइंग। ठीक है, तो वो वैलो करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, वो अपने जो बॉडी की हीट है उसको सराउंडिंग्स को थ्रू मतलब वे ऑफ, जैसे कि कीचड़ के थ्रू है ना, तो एक तरह से ट्रांसफर करता है हीट को सराउंडिंग्स के थ्रू। दीज आर द सिंपल फिजिकल रिएक्शंस टुवर्ड्स द क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट थिंग इज द फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर। जैसे अभी हमने शेड की बात कर रही थी तो कहने का मतलब है कि जो बिहेवियर होता है एनिमल का, वो ऑल्सो इट एग्जिबिट्स अ thing by which they can distinguish themselves towards the climatic condition. So सबसे पहला अगर हम बात करें एनिमल बिहेवियर की, तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है फीडिंग बिहेवियर। मान लो कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो क्या करेगा एनिमल, कोशिश करता है कि ऑफ फीड में हो जाए या फिर लेस फीड ले, वाटर इनटेक ज्यादा हो, मतलब अपने आप अपने शरीर को, मतलब अपने होम्योथर्म को मेंटेन करने के लिए वो सबसे पहला कोशिश करेगा मेटाबॉलिक रेट को कम करने का। ठीक है, और स्पेशली जो हीट वट एवर इट इज कंजर्व इन देयर मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, और यू कैन से दैट टुवर्ड्स द विसरल ऑर्गन और सेंट्रल पोजीशन, उसको वो कोशिश करेगा ट्रांसफर करने का टुवर्ड्स द पेरिफेरल, और वहां से थ्रू डिफरेंट फिजिकल कंडीशन, मतलब फिजिकल रिएक्शन के थ्रू वो वापस सराउंडिंग्स को देगा, जैसे आइदर इवेपोरेशन करके या फिर पैंटिंग करके, है ना, या वेलोइंग करके, या जो दूसरे और भी है, पानी में कुछ लोग चले जाते हैं, जैसे देखोगे बर्ड्स के केस में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसको ना चिरपिंग कहते हैं। ठीक है, वो क्या करेगी, पानी में थोड़ी खेलती है, मतलब अपने आप को भिगा के कोशिश करती है कि
ठंडक को रखे और गर्मी को वापस सराउंडिंग्स में भेज। तो इस तरह से ये जो फीडिंग बिहेवियर होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, टू मेंटेन इट। लेकिन चलो अब हम स्पेशली यहाँ एनिमल के बिहेवियर की जब बात कर रहे हैं तो इसमें जो फीडिंग बिहेवियर आएगी दैट इज कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं दे आर ट्राइंग टू टेक देयर फीड ड्यूरिंग द डे टाइम, और कुछ जो होते हैं वो ज्यादा प्रिफर करते हैं नाइट टाइम, बिकॉज ये उनकी एक बिहेवियर है, ठीक है, उनके बिहेव में ही आया हुआ। दिन में कोशिश करते हैं आराम करने का। अब जैसे कि कोई अगर प्रीडेटर है और वो कोशिश करे कि रात में, मतलब समझो ऐसा कि शिकार और शिकारी जो होता है, ठीक, तो अगर शिकार करना है तो वो दिन में थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि वो दिखता है, ठीक है, एक दूसरे को देख सकते हैं। रात में ये कंपैरेटिवली थोड़ी इजी होती है। तो जो बेसिकली जो कार्निवोर्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स में स्पेशली, दे आर ट्राइंग टू और दे आर सीकिंग देयर फीड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जबकि हर्बीवोर्स थोड़े से रेस्ट की कंडीशन में रहते हैं और ये ऑलरेडी एक्टिव मोड में रहता है। तो ये एक दिस इज अ बिहेवियर, ठीक है। अब हर्बीवोर्स एनिमल्स है, इनका बिहेव क्या है, चूंकि ये कोशिश करता है प्लांट्स को खाने का, है ग्रास प्लांट्स फीड्स। तो ये क्या है, मॉर्निंग के टाइम में, मतलब सुबह के टाइम में, डे टाइम में, डे लाइट टाइम में ये जो प्लांट्स होते हैं ये दे आर वेरी फ्रेश, ठीक है। दूसरा है ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए ये भी प्रेफर करते हैं डे टाइम में सो खाने का। तो दीज आर द बिहेवियर रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडिंग एनिमल्स, ठीक है। हाँ, और ये जो बिहेवियर फीडिंग बिहेवियर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द लेटरल एंड मीडियल हाइपोथैलेमिक सेंटर्स, ठीक है। तो बिल्कुल जो एपेटाइट और सैटिस्फैक्टरी सेंटर है बोथ आर regulated by this lateral and medial hypothalamic centers. थर्मोरेगुलेटरी बिहेवियर की जब बात करें तो ये तो थर्मोरेगुलेटरी बिहेवियर मतलब टू रेगुलेट द टेम्परेचर, सो दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक सेंटर, ठीक है। मतलब जो ब्रेन का पार्ट है तुम्हारा बेसिकली ये इसको रेगुलेट करता है। तो इसमें क्या होती है, दे आर हैविंग सम कोल्ड रिसेप्टर्स एंड हॉट रिसेप्टर्स। तो ये बेसिकली ब्रेन से कंट्रोल होता है, लेकिन जो उसके रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द मतलब पेरिफेरल, स्किन पेरिफेरल, ठीक है, स्किन के पेरिफेरी में ये ऑलमोस्ट ये सारी जगह रिसेप्टर्स होते हैं, और वहां से ये इसको ग्रास्प करता है आइदर हीट को और कोल्ड को, और दे जस्ट ट्रांसफर दिस मैसेज टुवर्ड्स द ब्रेन एंड फ्रॉम देयर दे कैन हैव देयर normal attribute that whether how to maintain this temperature। अगर ज्यादा है तो उसको कम करेगा, कम लेगा, अगर कम है तो उसको बढ़ाएगा। मतलब अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो कि ज्यादा सर्दी बढ़ रही है, कोल्ड कंडीशन है, और एनिमल अगर उसको ज्यादा हीट चाहिए होता है तो वो क्या करेगा, अपने ब्रेन को उस हिसाब से मैसेज देगा, ठीक है, कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, तो उसके जो पेरिफेरल्स हैं वो क्या होगा, एक तरह से वो उसको ब्लॉक करेगी हीट को बाहर निकलने का। तो उसमें क्या होता है, जितने भी हीट होते हैं, जो बॉडी हीट होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी जो निकलती है, वो कोशिश करता है कि टू कंजर्व इट इन विद इन द सेंट्रल रीजन, मतलब जो अपने विसरल ऑर्गन्स है उसके उस तक रखने का, जो कि सर्वाइवलिटी के लिए ज्यादा जरूरी है, और पेरिफेरल में होंगे तो ये इनका एक्सचेंज होना संभव। तो उस चीज को वो चेकआउट करता है, एंड दैट इज थ्रू द मेंटेन थ्रू द ब्रेन, ठीक है। सो ड्यूरिंग कोल्ड एनिमल्स कंज्यूम हीट बाय minimizing conduction, convection and evaporation. So they accelerate metabolic activity to generate heat, or in during the hot condition the animals seek under any shelter or shadow, है ना, and at the same time they also reduce their feed intake and metabolic activity। उससे क्या होगा, जो एनर्जी जो मेटाबॉलिक हीट जो जनरेट होगी वो कम होगी गर्मी में, तो उससे वो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर सकेगा, टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगा।
लेकिन ठंड में वही स्विच आउट करेगा और जो भी हीट है उसको कंजर्व करेगा इन द सेंट्रल पोजीशन, है ना, पेरिफेरल में छोड़ देगा। फिर पेरिफेरल को कैसे मेंटेन होता है, दैट इज आपने सुना होगा एक टर्म शिवरिंग, ठीक है, वो आगे भी आएगी इसमें। तो वो शिवरिंग के थ्रू जो पेरिफेरल होती है उसको मेंटेन रखता है टेम्परेचर। द नेक्स्ट टर्म इज द कम्युनिकेटिंग बिहेवियर, मतलब एनिमल यूज टू कम्युनिकेट जनरली बाय मींस ऑफ ऑल्फैक्शन, विजुअल, ऑडिटरी एंड फेरोमोन्स। क्योंकि कोई भी एनिमल्स है तो वो अपने आप में एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करता है कि भाई चलो वहां फीड है, वहां फीड है, अगर है तो वो दूसरों को भी बताता है। तो दैट इज, कोई एक जो एनिमल है दैट हैव सम, जैसे ऑल्फैक्शन स्मेल से उसने पता किया या फिर दिखा, तो आइदर फेरोमोन्स के थ्रू एक दूसरे को वो मतलब मैसेज करता है, ठीक है, कि भाई वहां फीड है, चलना है, वहां खाना है। फेरोमोन्स जो होता है बेसिकली दैट कम्स एक्टिवली ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ सेक्स कह सकते हैं, ठीक है, मतलब जब रिप्रोडक्शन की चीजें होती है। तो जैसे कोई भी फीमेल है, अगर मान लो वो स्ट्रेस फेज में है एंड रिप्रोडक्शन इज देयर, तो वो क्या करेगी ऐसा कि मेल एनिमल्स आए, है ना। तो इनविटेशन के लिए सबसे अच्छी चीज होती है फेरोमोन्स, मतलब वो कुछ ऐसा साइंस जो सिम्टम्स होती है स्ट्रेस का वो शो करता है। अब उसमें जो मेल, जो मैंने कैपेबल मेल है, ही ट्राई टू, एक तरह से क्या कहो उसको, मतलब जस्ट वो मेंटेन करता है कि दूसरे मेल्स से अपने आप को सुपीरियर शो करता है और उस एनिमल को के प्रपोजल को कन्फाइन करता है। तो इसमें जो होती है, जो फेरोमोन्स होती है, दैट इज आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड थिंग, ठीक है। इसके अलावा जैसे दो मेल्स हैं, तो अगर उनको सुपीरियरिटी शो करनी है तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके ही कर सकता है, बल्कि वो दिखा सकता है कि केमिकली एंड एंजाइमेटिकली आई एम सुपीरियर देन यू, ठीक है, सो आई विल बी द किंग ऑफ दिस हर्ड। सो लाइक दिस, so many things are there regarding this communications. Then the next behavior is the sexual behavior. Again, female when comes in heat, hormonal changes takes place and shows so many symptoms or signs of heat. जैसे पढ़ा होगा आपने शायद एलपीएम की क्लास में भी, लाइक मैक्चुलेशन है, म्यूकस डिस्चार्ज है, vulva will become swollen, and it also allow male to mount etc. So these things just reflects that the female is in heat condition and he is requiring a reproductive performance. So these are also influenced by sensory or motor capacities. Basically, pheromones in male and sexual stimuli like hormonal changes in male or in female condition. जैसा भी बताया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। Next thing is the maternal behavior. तो आफ्टर पार्चुरेशन, जैसा लास्ट क्लास में बताया भी होगा, एक पेंगुइन्स का एग्जांपल दिया था कि पेंगुइन्स क्या होते हैं। पेंगुइन्स मतलब एक बहुत ही बड़े हर्ड में रहते हैं और ऑलमोस्ट इनका जो काविंग होता है वो एक टाइम पे ही होता है। जो पार्चुरेशन होती है बहुत सारे एनिमल्स की, एक दो नहीं हजारों सैकड़ों होती है, ठीक है। तो इनका जो पार्चुरेशन होता है वो बिल्कुल एक टाइम पे होता है। बच्चे एक जैसे बिल्कुल एक टिपिकल होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करता है, या बच्चा जो है अपने मदर को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज थ्रू द फेरोमोन्स, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज होती है, लिकिंग ऑफ प्लासेंटल फ्लूइड। जो पार्चुरेशन के बाद जो प्लासेंटल फ्लूइड होती है, जो कि यंग वंस में लगी रहती है, उसको उसके मदर के थ्रू साफ किया जाता है। तो उससे जो एक इमोशंस आते हैं, ठीक है, जो हार्मोनल चेंज होते हैं स्पेसिफिक अपने बच्चे को लेके मदर का, वो एफिनिटी रहती है जिसके कारण वो उसको पहचान सकती है। प्लस जो उसकी एक फेरोमोन्स होती है, सबकी स्पेसिफिक फेरोमोन्स होती है, तो उसको वो आइडेंटिफाई करके दे कैन शी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस वन इज माइन। तो ऐसे ये रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द एगोनिस्टिक बिहेवियर। एगोनिस्टिक बिहेवियर मतलब दैट इज टोटली एसोसिएटेड विद द
any type of fear, defense, attack, threat, like these things, because these are under the control of hypothalamus and amygdala. So if any type of threat is there, तो हर एक एनिमल का अपना अपना एक तरीका होता है उस थ्रेट को आइदर शो करने का या फिर उससे बचने का, रिलीव होने का। ठीक है, तो जैसे अब कोई डर गया तो क्या करेगा, कोई झाड़ियों में छुप जाएगा, कोई पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें हैं उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम चेंज हो जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन जो है उसकी रेट वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो एक बिहेवियर मेंटेन करता है रिगार्डिंग द एगोनिस्टिक। सेम एलिमिनेटिंग बिहेवियर हो गया। एलिमिनेटिंग बिहेवियर में बिल्कुल जो यूरिनेशन और रिगार्डिंग द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस होती है वो हर एक एनिमल्स की थोड़ी अलग होती है। कुछ ऐसा देखते हो मेल की अलग है, फीमेल्स की अलग है ना। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देख सकते हो किसी भी डॉग के केस में, कैनाइन के केस में। बेसिकली ये क्या करते हैं, डॉग्स जो होते हैं एक पूंछ उठा के करता है ना, टांग उठा के करता है, लेकिन बिच के कंडीशन में वो बैठ के करती है, और उसके जो आर्च होती है दैट इज बैक जो होती है वो आर्च टाइप होती है ना। तो दीज आर द बिहेवियर्स रिगार्डिंग द एलिमिनेशन। सो अप टू दिस